प्रिय व्यूअर्स, यह एकेडमिक्स फॉर सीएससी यूट्यूब चैनल का पीटी जज योरसेल्फ प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों। आज इसी कड़ी के रूप में आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों के साथ भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कशन किया जाएगा। आज के डिस्कशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित की जाती है उसके अंतर्गत जो 5वां विकल्प शामिल होता है उस विकल्प को भी आज के डिस्कशन में शामिल किया गया है। यानी कि 5वां विकल्प हमारा होगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को पंगु बना दिया है। यह कथन किसका है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डुप्ले, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, यह जो स्टेटमेंट है वह तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया था। और चूंकि जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक जो आयोजित किया गया था, इस दौरान टिप्पू सुल्तान की पराजय हुई थी और पराजय होने के पश्चात टिप्पू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ एक अपमानजनक संधि के लिए राजी होना पड़ा था और साथ ही साथ उसी दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा मैसूर के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया था। तो उस दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया था कि हमने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया गया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के साथ हैदराबाद के निजाम और मराठा दोनों इसके साथ युद्ध कर रहे थे मैसूर के विरुद्ध और अंग्रेजों के साथ गठजोड़ में शामिल थे। तो मैसूर पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा कुछ क्षेत्रों को हैदराबाद के निजाम और जो मराठा शासक जो थे उसे दिया गया था, लेकिन सीमित क्षेत्रों को दिया गया था। इसीलिए उन्होंने मित्रों को तो शक्तिशाली बनाया लेकिन शत्रु को भी पंगु बना दिया और मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया गया। तो यह स्टेटमेंट इसी के संदर्भ में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1790 से 92 में आयोजित हुए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान दिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, सही मिलान को चुने। इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है उसे आपको चुनना है। पहला विकल्प है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि, दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, चौथा है तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, पांचवां विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन से विकल्प हैं वे सही हैं। तो पहला विकल्प है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि, यह गलत है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक होता है और इस युद्ध की समाप्ति के बाद मद्रास की संधि की गई थी, मद्रास की संधि। तो यह पहला स्टेटमेंट जो गलत है, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान नहीं बल्कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किया गया था यह श्रीरंगपट्टनम की संधि, और पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान यह मद्रास की संधि की गई थी। तो पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो दोनों गलत है, ठीक है। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, तो हाँ बिल्कुल सही है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मंगलौर की संधि की गई थी, यानी कि बी स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा स्टेटमेंट है तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वह आपका हुआ था 1763 ईस्वी में, युद्ध की समाप्ति के पश्चात पेरिस की संधि की गई थी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने बताया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मद्रास की संधि की गई थी, यहाँ पर ऐसे मैच होगा, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के 50 श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। अगर मैं यहाँ पर संक्षेप में आपको बता दूं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, तो आंग्ल मैसूर युद्ध कुल मिलाकर 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक हुआ था, इसके बाद मद्रास की संधि की गई। दूसरा 1780 से लेकर 1784 ईस्वी के बीच में किया गया था, मंगलौर की संधि की गई थी। तीसरा 1790 से 92 के बीच हुआ था, इस दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और इसके पश्चात मैसूर को मतलब अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। तो यह है चारों आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और विकल्प नंबर 4 ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
अगला प्रश्न को देखते हैं, अलीनगर की संधि कब हुई थी। अलीनगर की संधि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध संधि है। जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो प्लासी के युद्ध के पूर्व में अलीनगर की संधि की गई थी। अलीनगर की संधि जो बेसिकली किया गया था वह उस समय जो बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स उस समय अंग्रेज शासक, अंग्रेज का जो महत्वपूर्ण नेता था वह था लीडर, वह था क्लाइव। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। तो प्रश्न है कि कब हुई थी, 1767 ईस्वी, 57 ईस्वी, 56 ईस्वी, 55 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अभी हमने बताया कि प्लासी के युद्ध के पश्चात यह संधि की गई थी और प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। तो इसके पूर्व में 1757 फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि की गई थी और वह की गई थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव के बीच में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस शासक ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। यानी कि बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला बंगाल का शासक कौन था। विकल्प है मीर जाफ़र, अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मुर्शीद कुली खां, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए जो राजधानी है बंगाल की वह मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि मीर कासिम। यहाँ पर आपको संक्षेप में बंगाल की सत्ता के बारे में आपको जानकारी दे दूं। जब प्लासी का युद्ध चल रहा था तो सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था। तो 1757 में प्लासी का युद्ध समाप्त होता है। सिराजुद्दौला युद्ध के पश्चात वो मारा जाता है और वहाँ पर जो शासक थे उसके पश्चात अंग्रेजों के मतलब रहनुमा शासक, अंग्रेजों की कठपुतली कह सकते हैं आप, वे शासक बंगाल में सत्तारूढ़ हुए। जैसे मिर्जाफर तुरंत बना था, सिराजुद्दौला के बाद मिर्जाफर बना, वह 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक वह वहाँ का बंगाल का शासक रहता है। मीर जाफर के बाद मीर कासिम शासक बना। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक शासक रहता है और इसी दौरान इसने अपनी राजधानी को बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर मुंगेर बदल देता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। अलीनगर की संधि, पेरिस की संधि, इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर जो दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे वह प्लासी के युद्ध के पश्चात जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी उस युद्ध के पश्चात हुए थे अंग्रेजों को प्राप्त बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर दीवानी अधिकार। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात जब इलाहाबाद की संधि की गई थी, मुख्यतः इलाहाबाद की जो संधि है वह 12 अगस्त 1765 ईस्वी को की गई थी। सॉरी, बक्सर के युद्ध के पश्चात यह दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे, प्लासी के युद्ध के पश्चात नहीं। तो जो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को की गई थी उस समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में किया गया था। तो इसके पश्चात बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, किस फ्रांसीसी गवर्नर को युद्ध में असफलता प्राप्त होने पर उसे मृत्युदंड की सजा दी गई थी। डुप्ले, काउंट लाली, अल्बुकर्क, गौडेहू, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो युद्ध में पराजित होने के पश्चात जिस फ्रांसीसी गवर्नर को मृत्युदंड की सजा दी गई थी वह था काउंट लाली। देखिए 1760 ईस्वी में बांडियावास का युद्ध होता है। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ और यह जो बांडीवास का युद्ध था वह अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी के बीच में यह युद्ध होता है। और इस युद्ध में चूंकि इस युद्ध के पहले तक डुप्ले यहाँ का फ्रांसीसी गवर्नर था, लेकिन डुप्ले को वहाँ फ्रांस वापस बुला लिया गया था और काउंट लाली को उसके जगह पर फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा गया था। और बांडियावास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था इसमें फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ था और इसके बाद काउंट लाली को वापस बुला लिया गया और उसे मृत्युदंड की सजा दी गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों एवं सिखों के बीच विभाजक रेखा कौन सी नदी थी। सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अंग्रेजों और सिखों के बीच जो विभाजक रेखा थी वह थी सतलज नदी। देखिए अंग्रेजों और सिखों के बीच कई सारे संधि हुए हैं, उनमें से दो संधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों के तरफ से मेटकाफ थे और इधर से रंजीत सिंह थे। उस समय
समय पंजाब का शासक, यानी कि मेटकाफ वर्सेस रंजीत सिंह के बीच यह संधि की गई थी। और अमृतसर की संधि में भी सतलज नदी को अंग्रेजों और पंजाब के शासक के बीच की एक सीमा मानी गई थी और वह नदी थी सतलज की नदी। ठीक है, इसके पश्चात फिर जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है तो 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि होती है अंग्रेज और सिखों के बीच में, और इस संधि के द्वारा भी सतलज नदी को पंजाब और अंग्रेजी शासन इन दोनों के बीच की सीमा मानी जाती है, विभाजक रेखा मानी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सतलज नदी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1781, 1782, 1783, 1784, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सालाबाई की संधि बहुत महत्वपूर्ण संधि है। आप जब आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे तो आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सालाबाई की संधि होती है। जब पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक, तो इस युद्ध की समाप्ति जो होती है वह सालाबाई की संधि के द्वारा होती है, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि आयोजित की जाती है। और यह जो सालाबाई की संधि आयोजित की गई थी वह माधवराव सिंधिया और अंग्रेज के वर्सेस, यानी कि आंग्ल मतलब अंग्रेज और मराठा की तरफ से माधवराव सिंधिया इस संधि में पक्षकार बने थे। तो सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, काल कोठरी की घटना किस शासक के समय घटित हुई? मीर कासिम, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। काल कोठरी की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके पश्चात जो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ, वही प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में सर्वोसर्वा या शक्तिशाली बनाने का कार्य किया था। तो काल कोठरी की घटना प्लासी के युद्ध का एक तात्कालिक कारण बना था। तो काल कोठरी की घटना जब घटित हुई थी तो उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था, और जब प्लासी का युद्ध होता है तो उस समय भी बंगाल के शासक सिराजुद्दौला ही होते हैं। तो काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। इसमें ऐसा माना जाता है कि कुल 146 अंग्रेजों को एक बंद घर के अंदर इन्हें एकत्रित करके बाहर से मतलब कोई घटना घटित करा दी गई थी, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 23 अंग्रेज जीवित बच पाए थे। आग लगा दी गई थी, घर पैक कर दिया गया था और इन्हें बंद काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। तो इसमें कुल 23 अंग्रेज ही बाहर बचे थे और 146 में से 123 अंग्रेज की वहाँ पर डेथ हो गई थी। और यही ऐसी घटना थी जो कि प्लासी का युद्ध का तत्कालिक कारण बनता है, यानी कि एक ज्वलंत मुद्दा उस समय बना था। तो यह घटना सिराजुद्दौला के समय में घटित होती है। अगला प्रश्न है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिगुट में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, जिनमें से अंग्रेजों के साथ कौन कौन शामिल होते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। विकल्प हैं का हैदराबाद का निजाम, ख मराठा, ग सिख, घ इनमें से कोई नहीं, और पांचवा घ झांसी, और पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, जिनमें से पहला 1767 से 69 ईस्वी अभी हमने बताया था, दूसरा 80 से 84 ईस्वी, तीसरा 90 से लेकर 92 ईस्वी और चौथा 99 ईस्वी में होता है। तो इन युद्ध में अंग्रेज की तरफ से जो त्रिगुट का निर्माण किया गया था। त्रिगुट यानी कि 3 गुट थे। कहाँ पर? यह त्रिगुट यानी कि इस गुट में 3 शामिल थे। एक तो अंग्रेज शामिल था, दूसरा हैदराबाद का निजाम शामिल थे और तीसरा मराठा शामिल थे। तो इस त्रिगुट में विकल्प के अंतर्गत हैदराबाद और मराठा ये दोनों शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक। अगला प्रश्न को देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इलाहाबाद की संधि के पश्चात क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया? तो जब इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में, तो क्लाइव के द्वारा 3 उप दीवान की नियुक्ति की गई थी। बिहार में, बंगाल के अंतर्गत और उड़ीसा के अंतर्गत। ठीक है, तो उड़ीसा के अंतर्गत जो उप दीवान बनाया गया था वह था राय दुर्लभ। बिहार का जो उप दीवान बनाया गया था वह है सिताब राय। लेकिन बंगाल, जो कि मुर्शिदाबाद बंगाल में ही स्थित है, तो वहाँ का उप दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मराठा शासन के दौरान भू राजस्व माप की सर्वाधिक लोकप्रिय इकाई क्या थी? क गज, ख काठी, तीसरा है जरीब, चौथा है जंजीर, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मराठा शासन के दौरान जो भू राजस्व माप की सर्वाधिक लोकप्रिय इकाई थी वह थी काठी। यानी कि मराठा जिस समय साम्राज्य चल रहा था उस समय जो राजस्व एकत्रित करने की विधि थी उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय विधि थी काठी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता नामक वृक्ष कहाँ पर लगाया था? मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, पांडिचेरी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता नामक जो वृक्ष लगाया था वह श्रीरंगपट्टनम में लगाया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। श्रीरंगपट्टनम मैसूर के अंतर्गत स्थित है और यहीं पर चूंकि जो टीपू सुल्तान था वह आप इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण वहाँ पर विचारधारा के रूप में उभरी थी, इसीलिए इसने स्वतंत्रता नामक एक वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है। कर्नाटक का संस्थापक कौन था? बदन सिंह, चिनकलीज खां, सआदत खां, सादुतुल्ला खां, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कर्नाटक का जो संस्थापक माना जाता है वह सादुतुल्ला खां को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो आपको कई सारे राज्यों के संस्थापक आपको याद करने होंगे जिनमें प्रमुख है हैदराबाद का संस्थापक कौन था, अवध का संस्थापक कौन था, मैसूर का संस्थापक कौन था, कर्नाटक का संस्थापक कौन था। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं उसे आप लोग याद कर लीजिए, या तो मैचिंग में ये पूछा जा सकता है या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो कर्नाटक का संस्थापक था सादुतुल्ला खां, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है। किस इतिहासकार ने कहा है कि प्लासी के युद्ध ने सत्ता अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दी? यानी कि प्लासी के युद्ध के पश्चात जो भारत की वास्तविक सत्ता जो थी वह अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दी गई थी। किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है? कैंपबेल, ताराचंद, आरसी दत्त, तारानाथ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यह बिपिन चंद्र की पुस्तक में साफ साफ शब्दों में यह स्टेटमेंट दिया गया है। उस समय इतिहासकार ताराचंद थे। वह ताराचंद का कहना था कि प्लासी के युद्ध ने सत्ता जो है भारत की सत्ता, बंगाल की सत्ता अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दी। बेशक प्लासी का युद्ध छल कपट के जरिए अंग्रेजों ने विजयी प्राप्त की थी, लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल जैसे एक बड़े साम्राज्य पर अंग्रेजों के द्वारा कठपुतली शासक को बैठा दिया गया और इससे कहीं ना कहीं अंग्रेजों की सत्ता जो है, अंग्रेजों की शक्ति जग जाहिर हो गई थी। और इसी के पश्चात ऐसा माना जाता है, ताराचंद इतिहासकार ने कहा है कि प्लासी के युद्ध ने सत्ता अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है। पटना हत्याकांड का संबंध बंगाल के किस शासक से है? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, सरफराज, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पटना हत्याकांड तब घटित होता है जब मीर कासिम बंगाल को अंग्रेजों के चंगुल से हटाना चाहता है। आपको अभी हमने बताया था कि सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद इसकी डेथ होती है। तो मीर जाफर 1757 से 60 ईस्वी तक शासक बनता है और मीर कासिम 1760 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक वहाँ का शासक बनता है। तो मीर कासिम ने अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेजों से, इसी के दौरान इसने अपने राजधानी हस्तांतरण की हमने चर्चा की, मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी हटाकर कर देता है और इसी के दौरान मीर कासिम के समय में ही पटना हत्याकांड घटित होती है। तो यह आंसर हो जाएगा, पटना हत्याकांड का संबंध है मीर कासिम से, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में किसने व्यापारी कोठी स्थापित की थी? यानी कि 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की फैक्ट्री जो स्थापित की थी वह किसके नेतृत्व में स्थापित की गई थी? कैप्टन अंगियार, कैप्टन मॉरिस, कैप्टन विपन, कैप्टन डॉन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, कैप्टन विपन एक अंग्रेज व्यापारी था और इसी अंग्रेज व्यापारी के नेतृत्व में 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में कोठी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। फ्रांसीसी ने किस संधि के द्वारा अंग्रेजों को मद्रास वापस लौटा दिया था? पांडिचेरी की संधि, मंगलौर की संधि, सालावाई की संधि, एक सलासापल की संधि, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो मद्रास वापस की गई थी वह एक सलासापल की संधि जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बाद में किया गया था और प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई वह एक सलापेल की संधि, एक सलासापल की संधि से मानी जाती है।
और इसी संधि के द्वारा अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय लड़ा गया था? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आखिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। भारत में दो आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के बीच और दूसरा 1848-49 के बीच। तो इस समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड डलहौजी था। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न और आज का जो लास्ट प्रश्न है उसे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में किसके नेतृत्व में स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी और इसकी जो स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में, लॉर्ड विलियम के नेतृत्व में, कैप्टन मॉरिस के नेतृत्व में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उस समय जो व्यापारी था वह लॉर्ड मेयर था। लॉर्ड मेयर एक व्यापारी था और उसी के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इसके अंतर्गत मैसूर विजय, मद्रास विजय, कर्नाटक विजय, हैदराबाद विजय, इसके पश्चात भी हमने सिखों के साम्राज्य पर अपना ब्रिटिश आधिपत्य, इन सभी टॉपिक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा और हमने देखा कि किस प्रकार से युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया गया। तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। शीघ्र ही नए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ वीडियो को अगले वीडियो के रूप में अपलोड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।